आज हम मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन का हल करेंगे, क्योंकि वो किताब में नहीं दिया है इसलिए उसका सॉल्यूशन करेंगे। बाकी जो बोर्ड में पूछे गए थे किताब के जितने भी हमने उसमें लिखे हुए हैं कि कौन सा सवाल कौन सी सन में पूछा गया है। आज मार्च 2024 का सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है 47वां, धर्म और कर्म की साझेदारी पेढ़ी का वार्षिक हिसाब निम्नानुसार है। धर्म और कर्म की साझेदारी पेढ़ी का तारीख 31/3/2023 को पूरे होने वाले वर्ष का लाभ हानि खाता दिया है और पक्की तलपट यहाँ पर दी हुई है। तो समायोजन पहले कर लेते हैं, फिर हम करते जाते साथ में। पूंजी पर 5% ब्याज गिनना रह गया है। तो पूंजी पर ब्याज तो यहाँ पर देखेंगे, पूंजी यहाँ पर दी है, धर्म की पूंजी है 40,000 और कर्म की है 30,000, बराबर। इनका दोनों का सॉल्यूशन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें चालू खाता नहीं दिया था इसलिए हम पूंजी खाते यहाँ पर बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा पूंजी खाता है। सबसे पहले लिखते हैं 1/4/2016, 1/4/2016 शेष आगे लाए, शेष आगे लाए कितना है 40,000 है और यहाँ पर 30,000 है कर्म का। ओके, अब इस पर बोलता है 31/3/2017 क्या लिखेंगे, पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज बराबर कितना परसेंट बोला है 5%। तो देखो 5% 10% होता है 4,000, 5% मतलब आधा, 4,000 का आधा यानी 2,000। डायरेक्ट इस तरह से याद कर लो, बराबर। इसका कितना होता है 10% 3,000, तो आधा करो तो 1,500 हो गया। 5% 1,500 ये हो गया। ओके, 30,000 का 5% 1,500 और इसका 5% 2,000 होता है। आगे समायोजन देखते हैं। और पूंजी पर ब्याज और कहाँ लिखा जाता है पहले वो भी देखते हैं। तो पूंजी पर ब्याज गिना लिखा जाता है यहाँ पर पूंजी लाभ हानि वितरण खाते में पूंजी पर ब्याज किस किस का है, तो धर्म का है और कर्म का है। धर्म का कितना है 2,000 और कर्म का कितना है 1,500 है। जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3,500 हो जाता है। कितना हो जाता है 3,500 हो गया। अब हम लोग आगे समायोजन देखते हैं। तो समायोजन नंबर 2 है स्थिर संपत्तियों पर 10% घिसाई गिनना है। स्थिर संपत्ति पर 10%, स्थिर संपत्ति कितनी है 60,000 की है। तो इसको पक्की तलपट में लिखते हैं पहले। तो यहाँ लिखते हैं स्थिर संपत्तियाँ, स्थिर संपत्तियाँ कितनी है 60,000 है। ओके, माइनस घिसाई, घिसाई कितनी है 10% है। कितनी है 10%, 10% कितना होता है 6,000 होता है, बराबर। 10% 6,000 डायरेक्ट निकाल लोगे तो यहाँ 54,000 हुआ। अब ये 6,000 का लिखाएंगे लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे स्थिर संपत्ति की घिसाई कितनी हुई है 6,000 हुई है। ओके, तो ये भाड़ा है ₹200 पूर्व दत्त है। भाड़ा पूर्व दत्त यानी कि अग्रिम चुकाया है 200 रुपये। ओके, अग्रिम चुकाया है तो इसको ध्यान से समझें। अब यहाँ पर देखोगे ये भाड़ा किससे संबंधित हो सकता है, बिक्री खर्च, वित्तीय खर्च। तो ये ऑफिस खर्च से संबंधित होगा, बराबर। ऑफिस खर्च में 20,000 समावेश है जिसमें 200 हमने अग्रिम चुका दिए हैं। ये ध्यान रखना, यही पॉइंट तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये कहाँ से दिया हुआ है। तो इसमें से दिया हुआ है ऑफिस खर्च में से 20,000 है। तो पहले तो यहाँ लिखते हैं पूर्व दत्त भाड़ा मतलब अग्रिम चुकाया भाड़ा। यार पूरा खराब हो गया, यहाँ लिख देते हैं पूर्व दत्त भाड़ा कितना है 200 रुपये है। और लाभ हानि खाते में लिखते हैं। तो लाभ हानि खाते में लिखेंगे ऑफिस खर्च, ओके। ऑफिस खर्च कितना दिया है 20,000 दिया हुआ है, माइनस
पूर्व दत्त भाड़ा, पूर्व दत्त मतलब अग्रिम चुकाया भाड़ा, इसमें समावेश है 200 का। तो यह घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19,800 आता है। बस इसी की भूल होती है बहुत से विद्यार्थियों की, बरोबर। तो ये हो गया है हमारा पूर्व दत्त, बरोबर। अब लोग आगे देखते हैं, आगे दिया क्या है, विनियोग पर 400 ब्याज अप्राप्त है, यानी मिलना बाकी है ब्याज, ओके, अप्राप्त ब्याज। और डूबत ऋण अनामत 600 है, बरोबर। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कहाँ दिया है, यहाँ पर विनियोग दिया है 12,000 और चालू संपत्तियों में देनदार सहित दिया 28,000। तो डूबत ऋण इसमें से घटाते हैं और विनियोग का ब्याज इस पे देखते हैं दोनों का। तो यहाँ लिखते हैं विनियोग, विनियोग कितना है, 12,000 है, प्लस अप्राप्त ब्याज, अप्राप्त ब्याज कितना है, अप्राप्त ब्याज तो है 400, जोड़ देंगे तो 12,400 आता है, ओके। यहाँ लिखते हैं देनदार, क्या लिखते हैं, देनदार, देनदार कितने हैं, 28,000 माइनस डूबत ऋण अनामत कितना है, 600 है, घटाएंगे तो 27,400 आता है, ओके। अब लाभ हानि खाते में लिखना पड़ेगा, ये डूबत ऋण अनामत उधार साइड में लिखते हैं, अप्राप्त ब्याज मतलब मिलना बाकी ब्याज है, तो ये हमारी आवक है, हमको मिलेगी तो हमको लाभ होगा, तो लाभ के जमा साइड में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं, डूबत ऋण अनामत, और डूबत ऋण अनामत दिया नहीं है, डूबत ऋण अनामत, अनामत कितना है, डूबत ऋण अनामत 600 है। यहाँ लिखते हैं विनियोग, विनियोग का, विनियोगों का ब्याज कितना है, 400 है, ओके। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखा है बिक्री खाते का योग 2000 कम गिना गया है, बिक्री खाते का योग कितना या कम गिना गया है, 2000, बरोबर। तो यहाँ पर ये उपलब्ध खाता दिया है वो क्लोज करना पड़ेगा, बरोबर। यहाँ पर दोनों ये यहाँ से बंद हो जाएगा, तो कैसे होगा तो हम देखते हैं यहाँ, और उसकी एक ही असर होगी, बरोबर, इसकी एक ही असर होगी, दो असर होगी नहीं समायोजन की। तो उपलब्ध खाता इसलिए बनाई जाती है, किसी कोई वस्तु नहीं मिल रहा हो तो यहाँ पर उपलब्ध खाता इसलिए बनाया गया था कि 2000 कम लिखा था, इसलिए हम पता पड़ गया है, इसलिए अब बिक्री में हम लोग क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे और तो ये खाता क्लोज हो जाएगा, इसकी दो असर इसलिए नहीं होगी, ओके। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले बिक्री देख लेते हैं, बिक्री कितना है, 1,96,000 है। तो हम लोग व्यापार खाते में इसकी एंट्री करते हैं। तो व्यापार खाते में लिखते हैं पहले बिक्री कितनी है, 1,96,000, ओके, बिक्री हो गई, प्लस भूल सुधार उपलब्ध खाता, उपलब्ध खाता, बराबर 2000, या ऐसे लिख सकते हो, बोले बिक्री का योग कम लिखा, इसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,98,000 हो जाता है, कितना हो जाएगा, 1,98,000। अगला समायोजन देखते हैं, इसकी एक ही असर होगी। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, अकाउंट और स्टेट की, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। यहाँ पर देखेंगे खरीदी ₹800 लिखनी बाकी है, तो खरीदी लिखी नहीं है तो हम लोग ये हमारा देनदार भी बढ़ जाएंगे, लेनदार भी बढ़ जाएंगे, और बिक्री खरीदी में ये प्लस हो जाएगा। तो खरीदी कितनी है तो देखते हैं, यहाँ पर खरीदी दी गई है कि नहीं दी गई है। तो देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर नहीं दी गई, तो यहाँ पर देखो बिक्री माल की लागत जो लिखी है तो उसको खरीदी समझने का है, बराबर, या इसको ऐसे लिखो बिक्री माल की लागत या खरीदी लिखोगे तो भी चलेगा, 1,16,000 है, ओके। तो यहाँ लिखते हैं बिक्री माल की लागत
1,16,000। ओके, माइनस प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे, नहीं लिखी खरीदी, नहीं लिखी खरीदी कितनी है, 800 है। तो कितना हो जाएगा, 1,16,800। तो ये लेनदार बढ़ जाएंगे, पर लेनदार तो ये कुछ भी दिया हुआ नहीं है, तो लेनदार नहीं दिया है तो हम लोग क्या लिख देंगे, नहीं लिखी खरीदी या लेनदार, इस तरह से लिख सकते हैं, लेनदार। ओके, लेनदार कितना हो गया है, तो ये है 800। ओके, पूरा समायोजन हो गया है। अब हम लोग जो जो बाकी है वो लिखेंगे। यहाँ पर देखो ये पूरा हो गया है, ये भी हमने लिख दिया है। अब जो है इसके अंदर उस पूरा लिख देंगे। यहाँ पर है बिक्री खर्च 16,000, वित्तीय खर्च 4,000, फुटकर खर्च है 4,000। ये पूरा लाभ हानि खाते का है, तो लाभ हानि खाते में लिखेंगे। और पूंजी खाते शुद्ध लाभ को हमको देखना नहीं है अभी, क्योंकि अब लाभ बदल जाएगा, क्योंकि सुधारा हुआ लाभ हम लोग बना रहे हैं इसके लिए, बराबर। तो यहाँ पर ये 1 2 3 पूरा कहाँ पर लिखेंगे, लाभ हानि खाते सीधे सीधे उतार देते हैं। साथ में ये भी लिख दे फुटकर आय, तो लाभ हानि खाते के जमा तरफ आ जाएगा, तो ये लाभ हानि खाता हम बंद हो जाएगा हमारा, यानी पूरा हो जाएगा। तो ये लाभ हानि खाता हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बिक्री खर्च। बिक्री खर्च कितना है, बिक्री खर्च यहाँ पर तो 16,000 है। ओके, 16,000 है। अब आगे वित्तीय खर्च, वित्तीय खर्च कितना है, वित्तीय खर्च 4,000। और फुटकर खर्च, फुटकर खर्च कितना है, 4,000। ओके, फुटकर खर्च 4,000। और हमारा हो गया है यहाँ पर। अब फुटकर आय, फुटकर आय कितना है, फुटकर आय तो वो है 2,000। ओके, अब आगे देखते हैं। तो हमारे पास है पक्की तलपट। पक्की तलपट में हम इधर साइड देखते हैं। शुद्ध लाभ को अभी ध्यान में देना नहीं है, तो शुद्ध पूंजी हमने लिख ली। आहरण बाकी है, आहरण इसका 12,000 है, इसका आहरण 6,000 है। ओके, तो इनका हम लोग आहरण पहले लिख देते हैं लाभ हानि वितरण खाते और पूंजी खाते में। फिर इनका दायित्व तो लिखना है, फिर उपलब्ध खाता हमको लिखना नहीं है। ओके, तो हमको इतना आहरण और दायित्व लिखना है। तो पूंजी खाते में लिखते हैं 31/3/2017 आहरण खाता, आहरण खाता 12,000 और यहाँ 6,000। पक्की तलपट में क्या लिखते हैं, दायित्व। क्या लिखते हैं, दायित्व। कितना था दायित्व, तो दायित्व था 8,000। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे संपत्तियाँ। स्थिर संपत्ति हमने लिख दी है, बराबर। विनियोग लिख दिया है, और चालू यानी कि देनदार भी हमने सब कुछ लिख दिया है। अब हमारा ये पूरा हो गया है। अब हमको क्या करना है, गणना करना है। तो यहाँ पर टोटल किधर साइड ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इधर का टोटल ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1,98,000 होता है, 1,98,000। ओके, अब इसमें से 1,98,000 में से कैलकुलेटर पे घटाते हैं 1,16,800। कितना आता है, 81,200 आता है, 81,200। क्या लिखेंगे, लाभ हानि, लाभ हानि खाता या सकल लाभ लिख सकते हैं, सकल लाभ। ओके, अब हम लोग आगे करते हैं इसको। सकल लाभ यहाँ लिखते हैं, सकल लाभ, सकल लाभ कितना आया है, 81,200। किधर का टोटल आपको ज़्यादा लग रहा है, बता सकते हैं आप। तो टोटल है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, तो 81 या 19,000 16,000 बस इतना ही है। तो इधर ही आएगा 81,400, 81,200 प्लस 400 और प्लस 2,000 कितना हो गया, 83,600 होता है, 83,600।
600। ओके, 83,600 आया। इसमें से ये सबको घटाते हैं, -6,000 -19,800 -600 -16,000 -4,000 और -4,000 कितना आता है? 33,200 आता है। यहाँ लिखते हैं 33,200। ओके, ये हमने ज्ञात किया है। यहाँ भी हमने इसको भी ज्ञात किया है। ओके, तो यहाँ लिखते हैं ये क्या कहलाएगा? शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कहाँ ले जाएंगे? लाभ हानि वितरण खाते में ले जाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ कितना आया है? 33,200 आया है। ओके, अब हमको यहाँ पर और कुछ नहीं है तो लिखेंगे वितरण पात्र लाभ। यहाँ लिखते हैं वितरण पात्र लाभ धर्म और कर्म। ओके, धर्म और कर्म का हम लोग करेंगे तो, लेकिन कैसे बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे तो हमको तो पता ही नहीं है, वो सवाल में बोला भी नहीं है, तो समान तो बांट नहीं सकते हैं। तो हम लोग को सवाल में ये देखना है कि दोनों को जो लाभ है यहाँ पर 22,000 और 15,000, 22,800 15,800 किस अनुपात में है वो ज्ञात करना पड़ेगा। ओके, तो दोनों का अनुपात ज्ञात करते हैं, फिर अपने बांट देते हैं। तो लाभ हानि का प्रमाण बांटने के लिए हमको यहाँ पर ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले धर्म। तो धर्म का कितना है तो यहाँ पर देखेंगे 22,800 है। और कर्म का कितना है तो कर्म का है यहाँ पर 15,200। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 22,800 और 15,200 प्लस करते हैं तो 38,000 आता है। तो दोनों के बट्टे में 38,000 कर दो। ओके, दोनों के बट्टे में 38,000 कर देते हैं। गुणा 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, फिर आराम से कट जाएगा। फिर हम क्या करते हैं 22,800 और गुणा 100 भाग किससे करते हैं 38,000, तो हमारे पास आया 60%, 60%। ऐसे ही 15,200 गुणा 100 भाग 38,000 तो हमारे पास आता है 40%। बराबर, तो इनका अनुपात देखने जाओगे अब तो कितना हो गया, 2 से काट दो तो 2 से काटते हैं, 2 0 से 0 कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। ये इसका आया अनुपात। अनुपात बराबर, लाभ का अनुपात। ओके, 3:2 आया। अब इसके अनुसार यहाँ बांट सकते हैं। बराबर, यहाँ कैसे बांटेंगे, सबसे पहले टोटल करते हैं। टोटल करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है 33,200 आता है। 33,200 आया है। 33,200 में से हमको क्या करना है, यहाँ पर लिखते हैं 33,200 माइनस 3,500 तो कितना आता है 29,000। कितना आता है यहाँ पर 29,700 आता है। 29,700 ये हमने ज्ञात किया है। अब इनको बांटना है। बराबर, तो हम लोग क्या करेंगे 29,700 भाग इनका अनुपात 3:2 आया तो भाग 5 से करना है। 5 से भाग दे देते हैं तो हमारे पास आता है 1/60 और इसका 3 भाग है तो गुणा 3 तो कितना आता है 17,820। कितना आता है 17,820। 17,820। ओके, तो कर्म का आया है यहाँ पर 11,880 रुपये आया है। यहाँ पर हमने ज्ञात किया है अनुपात 3:2 के अनुसार। ओके, तो यहाँ लिख देते हैं आपको 3:2 में बांट दिया है। ओके, अब यहाँ पर हमने यहाँ टोटल मारा है 43,380, इधर ज़्यादा आया है। इसका टोटल आया 59,820। बराबर, तो यहाँ हमने लिख दिया 59,820 और 43,380 में से 12,000 घटाएंगे तो यहाँ 47,820 आया है। और 43,380 में से 6,000 घटाते हैं तो 37,380 आता है। इसको लिखते हैं तारीख वही है, शेष आगे ले गए। शेष आगे ले गए।
ओके, तो इसको हम पूंजी खाते में लिखते हैं। कहाँ पर? पक्की तलपट में लिखते हैं। ओके, तो ये पूंजी खाता हमने लिखा है और यहाँ लिखते हैं धर्म का आया है 47,820 और कर्म का आया 37,380। टोटल मारते हैं तो 85,200 आता है, बराबर। इसका हम लोग टोटल कर लेते हैं, कितना आता है देखते हैं। तो इसका है 54,000 प्लस 12,400 प्लस 27,400 फिर 200, कितना है? 94,000 आया है। 94,000, इधर भी 94,000 आना चाहिए। देखते हैं, टोटल करते हैं। 85,200 प्लस 800 प्लस 8,000, 94,000 आया है, बराबर। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।